हाय, दिस इज करण फ्रॉम आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं XGBoost को। XGBoost जो है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, जो कि बहुत ही वास्ट एल्गोरिदम है। सबसे ज़्यादा एल्गोरिदम यूज़ की जाती है इन मशीन लर्निंग में, और इस एल्गोरिदम को यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए। चाहे आप कुछ क्लासीफाई करना चाहते हैं या आप कोई पर्टिकुलर कंटिन्यूस वैल्यू को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो दोनों जगह ये एल्गोरिदम को यूज़ किया जाता है। इसका प्रैक्टिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नेक्स्ट की वीडियोस में बताने वाला हूँ कि कैसे आप XGBoost को क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिग्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज का जो मेन वीडियो का यहाँ पे हमारा मोटिव है वो ये है कि इस XGBoost एल्गोरिदम को हमें समझ में आना चाहिए कि क्यों इसको यूज़ किया जाता है, इसके बैकएंड पे क्या प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, क्या बैकएंड पे मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है, और क्या बैकएंड पे इसको एल्गोरिदम को एफिशिएंट बनाने में कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, क्यों हम दूसरे रैंडम फॉरेस्ट या डिसीजन ट्री क्लासीफायर यूज़ नहीं करते। उससे पहले जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होने वाली है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि XGBoost को यहाँ पे सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग के जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं या जितनी भी हैकेथॉन्स होती हैं, वहाँ पे इस एल्गोरिदम को सबसे बेस्ट माना जाता है। सबसे ज़्यादा इसी एल्गोरिदम को यूज़ करके जो स्ट्रक्चर डेटा होता है उसके ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इसमें जो स्पीड मिलती है और जो परफॉर्मेंस मिलती है वो सबसे बेटर मिलती है। अब स्पीड और परफॉर्मेंस सबसे बेटर क्यों मिलती हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ जो इसका हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी एडवांटेज है वो चेक कर लेते हैं। सो XGBoost जो है एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे लिखिए डाउनलोड XGBoost, तो आपको एक कमांड मिल जाएगी, इसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी जहाँ से आप लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल XGBoost। तो आपकी जो पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगी। और इसके साथ हम यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करती है। सबसे पहले अगर हम ये चेक कर लें कि इसके अंदर आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो रिग्रेशन प्रॉब्लम हो या वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो या वो रैंकिंग प्रॉब्लम हो, या हम अपनी खुद की यूज़र डिफाइंड प्रेडिक्शन प्रॉब्लम यहाँ पे इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं XGBoost के अंदर। सेकंड सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये पोर्टेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि आप इसको विंडोज़, लिनक्स, मैक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइदर यू कैन यूज़ इट फॉर विंडोज़, आइदर यू कैन यूज़ इट फॉर लिनक्स, आइदर यू कैन यूज़ इट फॉर योर मैक OS सिस्टम, राइट। उसके बाद ये है कि ये सारी की सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। आप इसको C++ में यूज़ कर सकते हैं, पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, R लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद जावा में यूज़ कर सकते हैं, स्काला में यूज़ कर सकते हैं, जूलिया में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्लाउड इंटीग्रेशन, दैट मीन्स अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर यूज़ कर रहे हैं या अमेजोन का AWS सर्वर यूज़ कर रहे हैं, या आप यान का क्लस्टर यूज़ करते हैं जिसको हम येस्ट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर बोलते हैं, जो कि आप बिग डेटा में आते हैं, जिसमें आपकी हडूप वर्क करती है, उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इट ऑल्सो वर्क्स विद योर स्पार्क लैंग्वेज के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्लिंक के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी हर जगह आपकी क्लाउड इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब इसके कुछ रीजंस हैं यहाँ पे XGBoost को हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो इसका मेन एडवांटेज है दैट इज़ एग्जीक्यूशन स्पीड। एग्जीक्यूशन स्पीड का मतलब है जैसे ये आपका लैपटॉप है, इसके अंदर एक ही प्रोसेसर है ये, या मान के चलते हैं कि दो प्रोसेसर हैं, और एक प्रोसेसर ये है, एक प्रोसेसर हमारे पास ये है, और या इसको ये कह सकते हैं कि ये मेरा दो प्रोसेसर हैं। तो इन दो प्रोसेसर में इसके अपने कोर होंगे और इसका एक अपना कोर होगा। अब दैट डिपेंड्स कि आपके प्रोसेसर के ऊपर कितने कोर हैं, कि ये आपके एक प्रोसेसर के अंदर 2 कोर हैं या एक प्रोसेसर के अंदर 3 कोर हैं। तो इट डिपेंड्स कि अगर लेट से मेरा सिंगल प्रोसेसर है, एक ही प्रोसेसर है, इसके अंदर 2 कोर हैं, राइट, तो डुअल कोर हो गया। i3 के अंदर भी लेट से 2 ही कोर होते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं कि उसके नंबर ऑफ़ थ्रेड्स कितने हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये क्या करता है कि एक प्रोसेसर के अंदर जितने कोर हैं उन सभी को वो यूटिलाइज करेगा। तो पैरेलली जैसे एक टास्क ये एक कोर को दे देगा, दूसरे टास्क दूसरे कोर को दे देगा, तीसरा टास्क अगर 3 कोर है तो तीसरे कोर को दे देगा। प्रोसेसर तो एक ही है, तो हर कोर अपने आगे थ्रेड्स को, अपना जो टास्क है वो आगे फर्दर डिवाइड कर देगा, राइट। तो जिससे आपकी एग्जीक्यूशन जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाती है, इसी को पैरेललाइजेशन बोलते हैं, राइट। सेकंड है मॉडल परफॉर्मेंस। मॉडल परफॉर्मेंस ये आपके बेस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करता है, और इसमें आपकी जो कैशे ऑप्टिमाइजेशन है वो होती है। कैशे होती है कि जो कि आप रिसेंटली कोई भी चीज़, अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम मैंने फायरफॉक्स को ओपन किया, तो ये फर्स्ट टाइम ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन सेकंड टाइम जब आप उसको फायरफॉक्स को क्लोज़ करके दोबारा से जब आप ओपन करते हो, ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। उसका मतलब है कि वो रिसेंटली उसकी मेमोरी में स्टोर होता है। सबसे पहले प्रोसेसर अपनी कैशे मेमोरी में देखते हैं कि उसमें कैशे के अंदर स्टोर है, अगर है तो उसको
इंस्टेंटली वहीं से ओपन कर देता है। तो ये है कि आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत बेटर हो जाती है। थर्ड है आउट ऑफ द मेमोरी कंप्यूटेशन, मतलब ये आपके बहुत लार्ज डेटा को भी हैंडल कर लेगा। मीन्स अगर आपकी रैम की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतने बड़े डेटा को हैंडल कर सके, लेकिन स्टिल समहाउ ये किसी तरह मैनेज कर लेता है, राइट। तो ये सबसे इसकी बेस्ट एडवांटेजेस हैं कि यहाँ पे हमें क्यों XGBoost को यूज़ करना है। और अब अगर यहाँ पे बात करें बैगिंग और बूस्टिंग के बारे में, फिर हम देखेंगे कि इसको कहाँ पे किस वजह से यूज़ करना है। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, सिंगल, बैगिंग एंड बूस्टिंग। और अगर डिसीजन ट्री बात करें, उसमें एक ही ट्री होता है हमारे पास, वो उसको हम सिंगल की फॉर्म में बात करेंगे, राइट। ये हमारा एक डिसीजन ट्री है और एक हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट है। तो अगर हम यहाँ पे डिसीजन ट्री की बात करें, वहाँ पे एक ही ट्री होता है, तो एक सिंगल ट्री है, उसने जो प्रेडिक्ट किया हम वही मान के चलेंगे, राइट। जो इसने बोल दिया, ये हमारे लिए एक भगवान है, जो इसने बोल दिया कि हाँ ये ऐसी चीज़ होगी तो हमें वो माननी ही पड़ेगी, राइट। जो इसने प्रेडिक्ट किया वही मानेंगे। लेकिन अगर रैंडम फॉरेस्ट की बात करेंगे, उसमें क्या होता है कि हम एक बंदे से नहीं पूछेंगे, हम वहाँ से मल्टीपल लोगों से पूछेंगे, अब तुम बताओ, तुम बताओ और तुम बताओ। जहाँ पे 3 लोगों का डिसीजन, लेट से मैंने जस्ट रफली एज्यूम कर लिया कि इसका डिसीजन भी माना जाएगा, इसका डिसीजन भी माना जाएगा, इसका डिसीजन भी माना जाएगा। लेट से इसने बोल दिया कि ये चीज़ सही है, इसने बोल दिया ये चीज़ सही नहीं है, इसने बोल दिया ये चीज़ सही है। अब 2 लोग बोल रहे हैं कि हाँ यार, दो लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ सही है। तो आंसर क्या माना जाएगा एट द एंड कि हाँ ये चीज़ सही है। तो वहाँ पे जहाँ पे एक ही लोग था, एक ही पर्सन था, हम उससे पूछ रहे थे कि हाँ ये तुम बताओ ये चीज़ सही है या गलत है। लेट्स उसने बोल दिया सही है, तो वो सही मानी जाएगी। लेकिन बैगिंग में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, मतलब वो रैंडम फॉरेस्ट में क्या है, ट्रीज होते हैं। डिसीजन ट्री में भी क्या है, ट्री होता है, वहाँ पे हमें एक ही ट्री होता है, इसमें मल्टीपल ट्रीज होते हैं। तो मल्टीपल ट्री से पूछा जा रहा है तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। लेकिन अगर बूस्टिंग की बात करेंगे, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। जो बैगिंग जो होता है वो पैरेलल कंसेप्ट होता है, मतलब पैरेलली सभी को प्रोवाइड कर दिया गया डेटा और उसमें से वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसने प्रेडिक्ट किया कि ये सही है, इसने प्रेडिक्ट किया ये सही है, इसने प्रेडिक्ट किया ये सही नहीं है, तो इसको हमने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि हाँ ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि ये सही है। लेकिन बूस्टिंग में क्या होता है कि आपका सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, मतलब इसमें पैरेलल ही एक्सेस होता था, इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। इवन कि यहाँ पे अगर आप पैरेलल और सीक्वेंशियल में कंफ्यूज मत होना, पैरेललाइजेशन यहाँ का मतलब, यहाँ पे इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके सारे के सारे कोर को पैरेलली यूटिलाइज करेगा। ये नहीं कि ये एक अगर मेरे पास प्रोसेसर है और उसके अंदर अगर 2 कोर हैं, ये सिर्फ एक ही कोर को यूज़ करेगा, नहीं। इसमें मतलब क्या है, इसमें दोनों के दोनों कोर को यूज़ कर लेगा, राइट। तो आपके हार्डवेयर को अच्छे वे से यूज़ करता है ताकि आपकी पैरेललाइजेशन, ये पैरेललाइजेशन है, यहाँ पे स्पीड आपकी फास्ट हो रही है, राइट। तो इसमें ये नहीं है कि ये आपका पैरेललाइजेशन है। समहाउ ये बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के जो कंफ्यूज हो जाते हैं। समहाउ बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे ये बोलते हैं कि बूस्टिंग जो है पैरेललाइजेशन है। पैरेललाइजेशन नहीं है, पैरेललाइजेशन है मतलब वहाँ पे वो चीज़ पैरेललाइजेशन है जहाँ पे वो प्रोसेसर के कोर्स को यूटिलाइज करता है पैरेलली। लेकिन अगर बूस्टिंग की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जैसे यहाँ पे भी मान के चलते 3 लोग हैं, राइट। अब तीनों में से सबसे पहले ये इसके पास जाएगा, ये बताएगा कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं है। अब इसने बोला कि मेरे हिसाब से ये चीज़ सही होनी चाहिए, अब तुम देखो कि तुम्हें क्या लगता है, राइट। तो इसकी जो फीडबैक होगी वो फीडबैक आगे सेकेंड ट्री को पास होगी। अब ये बताएगा कि हाँ कि मेरे को पिछली फीडबैक तो उसने बोला है कि ये सही होना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेट्स से इसने भी बोल दिया कि हाँ तुम्हारी फीडबैक को देख के रखते हुए मैंने भी इसको यही प्रेडिक्ट किया कि हाँ ये सही होना चाहिए। फिर ये आके फीडबैक इसके पास जाएगी। अब ये हो सकता है कि ये प्रेडिक्ट कर दे कि हाँ ये तुम्हारे अकॉर्डिंग ये तुमने जो प्रेडिक्ट किया ना, मेरे को लगता है ये सही नहीं होना चाहिए, जो तुम्हारी फीडबैक के अकॉर्डिंग जो मेरे को रिजल्ट मिला। तो वो एक की फीडबैक फर्दर दूसरे के पास जाएगी। इसको थोड़ा और बेटर वे में हम समझेंगे नीचे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा कि जो सिंगल है वो डिसीजन ट्री में यूज़ होता है, जो बैगिंग है उसमें पैरेलल कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, जो आपका रैंडमली डेटा जो होगा, जो आपके चंक्स होंगे, जो आपकी डेटा सैम्पलिंग से जो डेटा आपको मिल के आया होगा, वो डेटा अलग अलग ट्री को मिल जाएगा। फिर वो ट्री बताएगा कि किसने क्या प्रेडिक्ट किया। लेकिन बूस्टिंग में जो पहला ट्री प्रेडिक्ट करेगा वो फर्दर जाएगा आपके दूसरे ट्री के पास। फिर जो दूसरे ट्री की जो फीडबैक होगी उसको देख के थर्ड ट्री अपने आप को इम्प्रूव करेगा। फिर जो फोर्थ की आपके पास वैल्यू आएगी वो अपनी को इम्प्रूव करके फिफ्थ को जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा और बेटर वे में समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास मान के चलते हैं कि मेरे पास कुछ डेटा है कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 या कुछ ये 6 तरह का डेटा है मेरे पास। अगर मैं इसको बात करूँ यहाँ पे डिसीजन ट्री में या रैंडम फॉरेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। रैंडम फॉरेस्ट में लेट से मेरे पास ये मल्टीपल ट्रीज़ हैं। मल्टीपल ट्रीज़ में यहाँ पे कुछ ट्री बनेंगे, यहाँ पे ये कुछ अपना ट्री बनाएगा, यहाँ पे कुछ अपना ट्री बनाएगा। फर्दर इसके अकॉर्डिंग फिर से इसकी ब्रांचिंग जो है वो होती जाएगी और हर एक ट्री के अकॉर्डिंग ये चलता जाएगा। अब
यहाँ पे ये वाला जो अगर मैं इसकी बात करूँ बैगिंग की, जो कि हमारी ये रैंडम फॉरेस्ट की टेक्निक है, और इसके अंदर लेट्स से इसने कुछ इस हिसाब से इसने ये बता दिया कि इसमें ये जो है इसके जो वेट्स होंगे, यहाँ पे हर एक का अपना कोई वेट होगा, यहाँ पे इसका अपना वेट होगा, तो हर एक के अपने वेट्स होंगे, वेट्स के अकॉर्डिंग ये आपको प्रेडिक्ट करता जाएगा, राइट। तो इसमें ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा और इसके अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्ट कर देगा कि हाँ ये आपका होगा या नहीं होगा। अगर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू में लास्ट में आपको हर एक वैल्यू का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, लेट्स से इसने प्रेडिक्ट किया कि 10 होना चाहिए, इसने प्रेडिक्ट किया 20 होना चाहिए, इसने प्रेडिक्ट किया कि 15 होना चाहिए, तो इन तीनों का जो मीन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। एट द एंड आपका ये जो फाइनल मॉडल है ये रेडी हो जाएगा। सो ये आपका रैंडम फॉरेस्ट के अंदर था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिसीजन ट्री की बात करूँ, लेट्स से यही मेरा डेटा है 1 2 3 4 5 6, और उसमें क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट जो मेरे ट्रीज़ होंगे वो कुछ सिक्वेंशियल इस तरह से अरेंज होंगे। अब लेट्स से कि हर एक ये जो डेटा है मेरे पास, इसके अपने कुछ वेट्स और बायस होंगे। तो ये जो वेट्स हैं, लेट्स से मैं इसको ज्यूम कर लेता हूँ, ये सबको एक कांस्टेंट वेट प्रोवाइड कर देगा। वो वेट हो सकता है लेट्स से मेरा 0.01 या 0.001, या मेरे ये भी हो सकता है कि 0.5, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो लेट्स से इसने अपने इनपुट डेटा को यहाँ पे कुछ फिक्स वेट प्रोवाइड कर दिया। अब उसने ये हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला मेरा जो मॉडल था, राइट, तो इसको आप मॉडल बोल सकते हो या ट्री बोल सकते हो। तो फर्स्ट वाला जो मेरा मॉडल था उसमें से उसने थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को लेट्स से रॉन्ग प्रेडिक्ट कर दिया। अब ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला ये मेरा रॉन्ग प्रेडिक्ट हो गया। अब जब इसने थर्ड और फोर्थ को रॉन्ग प्रेडिक्ट कर दिया, तो सेकंड टाइम जब ये इस ट्री को बताएगा, ये बता देगा कि ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला मैंने रॉन्ग प्रेडिक्ट किया है, मतलब मैं एक थोड़ा सा वीक क्लासीफायर हूँ। तो तुमने क्या करना है, अब थर्ड और फोर्थ के वेट जो हैं इसको आप एडजस्ट कर दोगे, इसके वेट्स इस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे कि थर्ड और फोर्थ की जो प्रेडिक्शन है वो ठीक हो जाए। अब लेफ्ट से करते करते इसने ये देखा, इसने जब इसके वेट्स एडजस्ट किए तो मान के चलेंगे कि ये सारे सही प्रेडिक्ट हो गए, उसमें से सिर्फ फोर्थ वाला जो है ये रॉन्ग प्रेडिक्ट हो गया। अब यहाँ पे 3 और 4 रॉन्ग प्रेडिक्ट है, यहाँ पे मान के चलेंगे कि सिर्फ फोर्थ रॉन्ग प्रेडिक्ट है। अब ये बोलेगा कि मैंने थर्ड के वेट एडजस्ट कर दिया जिसमें से सारे ठीक हो गए, लेकिन ये थर्ड वाला मैंने ठीक हो गया, लेकिन फोर्थ वाले की प्रेडिक्शन अभी भी रॉन्ग आ रही है। तो ऐसे ही करते करते ये हो सकता है कि ये जो इसकी जो फीडबैक है ये आगे इसको बताएगा अपने थर्ड डिसीजन ट्री को या थर्ड मॉडल को। इसमें ये बताएगा कि आपको 4 वाले के वेट फिर से एडजस्ट करने हैं ताकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो और इम्प्रूव हो सकते। हो सकता है कि लास्ट में आते आते ये सारी की सारी सही प्रेडिक्शन करते, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ माइट भी ऐसा पॉसिबल केस हो सकता है कि जिसमें आपको एक्यूरेसी 100% ना मिले। तो जस्ट मैं एक समझाने के लिए केस बता रहा हूँ कि एक की आउटपुट जो होगी, इसकी जो प्रेडिक्शंस होंगी वो एज अ फीडबैक जाएंगी दूसरे के लिए, तब ये सिक्वेंशियल मॉडल होता है। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग हो रही होती है ये बैकएंड पे सारी पैरेलली हो रही होती है, इतनी फास्ट प्रोसेसिंग हो रही होती है कि आपका ये जो इसकी परफॉर्मेंस है बहुत जल्दी हो जाती है, एक्जीक्यूशन स्पीड बहुत ज़्यादा इसमें मिल जाती है, मॉडल परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें कैशे के अंदर स्टोर रहती हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके कैशे में स्टोर रहेंगी, इसकी जो परफॉर्मेंस है ये भी आप इसके कैशे में स्टोर हो जाएंगी। तो ये मेन डिफरेंस है आपका बैगिंग और बूस्टिंग में। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं फर्दर कि इसमें हम और क्या क्या XGBoost के अंदर देख सकते हैं और क्यों इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस और देख लेते हैं जो भी अभी हमने डिस्कस किया है कि डिफरेंस बिटवीन द डिसीजन ट्री, बैगिंग, रैंडम फॉरेस्ट, बूस्टिंग ग्रेडियंट एंड XGBoost में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं अगर डिसीजन ट्री की बात कर रहा था तो डिसीजन ट्री में क्या था हमारे पास, तो वही चीज़ थी कि यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन टू ए डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो मतलब यहाँ पे एक कंडीशन होगी हमारे पास, उसी के बेस्ड में हमें बताना है कि ये चीज़ जो है ये आपकी येस में प्रेडिक्ट कर रहा है या नो में प्रेडिक्ट कर रहा है। अगर वो क्लासिफिकेशन है, अगर वो रिग्रेशन होगी तो उसमें आपको कोई कंटिन्यूस वैल्यू मिल जाएगी। मतलब एक ही पर्सन होगा जो ये सारी चीज़ें बताएगा कि ये सही है या गलत है। तो उसमें से ये हो सकता है कि कुछ डेटा रेंडमली हम अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड कर देंगे और कुछ डेटा टेस्टिंग के लिए रख देंगे, फिर उसी के बेस पे ये जो है हमें प्रेडिक्शन करके देगा। और इनकेस अगर हम बैगिंग की बात करें तो बैगिंग का मतलब क्या होता है, बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन और बैगिंग जिसको एक असेंबल टेक्निक बोलते हैं, जो कि मल्टीपल डिसीजन ट्री के थ्रू से ये आपको पास की जाएगी और उसमें से एक वोटिंग मैकेनिज्म होता है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है कि एक जने से हम नहीं पूछेंगे, मल्टीपल लोगों से पूछेंगे कि अब तुम बताओ ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, राइट। या ये पिक्चर कैट की है, डॉग की है, क्या इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड और नॉट, राइट। तो वो सारी हम बैगिंग के अंदर यूज़ करते हैं। और रैंडम फॉरेस्ट भी इसी की ही
इसी को ही यूज़ करके बनी है, राइट। तो रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, वी आर ओनली अ सबसेट ऑफ फीचर और अ सिलेक्टेड रैंडम टू बिल्ड अ फॉरेस्ट ऑफ द कलेक्शन। इसमें हम पूरे डेटा को प्रोवाइड कर देते हैं, इसमें पूरा डेटा नहीं आएगा, हम इसको रैंडमली, जैसे मेरे पास यहाँ पे 6 डेटाज हैं, इसमें से मेरे पास 3 ट्रीज़ हैं, तो 3 ट्रीज में से हो सकता है कि पहले वाले को मैं सारी की सारी इवन वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दूँ, और थर्ड वाले को यहाँ पे मैं ऑड वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दूँ, और ये जो सेकंड वाले को, और जो थर्ड वाला है उसमें से मैं कोई भी प्रोवाइड कर दूँ, 1 दे दूँ, 2 दे दूँ, 4 दे दूँ, और एक मैं 6 दे दूँ। तो ऐसे ही मेरा जो डेटा है वो शफल हो जाता है। या इसमें ये हो सकता है कि इसको मैं सारी की सारी वैल्यूज़ ही प्रोवाइड कर दूँ, जरूरी नहीं है कि इसको 3 ही देनी है, 4 भी देनी है, डिपेंडिंग ऑन योर साइज़ ऑफ ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा। तो उसमें रैंडमली हर ट्री को डेटा मिल जाएगा, फिर वो जो डेटा मिला है उसके ऊपर हम अपनी प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ, इस ट्री ने इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या प्रिडिक्ट किया, इसने क्या प्रिडिक्ट किया और इसने क्या प्रिडिक्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये रैंडम फॉरेस्ट के अंदर हो गया। और बूस्टिंग में क्या होता था कि जो डेटा यहाँ पे पैरेलली एक्सेस हो रहा था वो यहाँ पे सीक्वेंशियली एक्सेस हो रहा है, और इसके अंदर क्या होता है कि आपके एरर को मेनली मिनिमाइज किया जाता है फ्रॉम द प्रीवियस मॉडल वाइल इंक्रीजिंग, और जिसको हम बोलते हैं बूस्टिंग, जिससे मॉडल की परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है, राइट। सो ग्रेडियंट बूस्टिंग में ये भी सेम वही चीज़ है, ग्रेडियंट बूस्टिंग एम्प्लॉयज द ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम टू मिनिमाइज द एरर इन सिक्वेंशियल मेथड। तो ये भी बूस्टिंग और ग्रेडियंट बूस्टिंग दोनों ही आपके जो एरर को मिनिमाइज करते हैं, राइट। कि आपको एरर ग्रेडियंट डिसेंट, अगर आपने डीप लर्निंग के अंदर पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे यूज़ करता है, जो आपकी बेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, कि लेट से ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है और ये मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एरर है। अब मैं एरर को कैसे मिनिमाइज़ करूं कि मेरी, अब मैं वेट्स की ऐसी क्या वैल्यू लूं कि मेरी एक्चुअल वैल्यू जो है वो प्रेडिक्टेड वैल्यू के इक्वल आ जाए, राइट। अल्टीमेटली मेरे को वेट्स को एडजस्ट करना है। अब मैं वेट की ऐसी क्या वैल्यू लूं कि मेरी एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू के इक्वल आ जाए, क्योंकि ये मेरा लॉस है, ताकि मेरा जो लॉस है वो मिनिमम हो जाए। उसमें डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन को यूज़ करके उसका डेरिवेटिव निकाल के हमने उसकी डायरेक्शन निकाली थी कि इस डायरेक्शन में अगर मूव करें, वहाँ पर लर्निंग रेट वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपने एरर को मिनिमाइज़ किया था। अब XGBoost जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिदम बोलते हैं, जिसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, ट्री प्यूनिंग होती है, और ये मिसिंग वैल्यूज़ को भी हैंडल करता है, और मेनली कंसेप्ट है रेगुलराइजेशन को यूज़ करता है टू अवॉइड द ओवरफिटिंग, जहाँ पे आपके डेटा की ओवरफिटिंग नहीं होगी। तो ये मेन इसकी एडवांटेज है, एक तो पैरेलल प्रोसेसिंग, ट्री प्यूनिंग, हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यूज़ एंड द रेगुलराइजेशन टू अवॉइड द ओवरफिटिंग एंड द बायस। अब ये सारी एडवांटेज है हमारी XGBoost की। ये हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसकी मैंने एक और एग्जांपल लेके रखी हुई है। अगर डिसीजन ट्री की अगर हम यहाँ पे रफली एक एग्जांपल देख लें कि ये हमारा एक ट्री है, और इस ट्री के अंदर यहाँ पे ये हमारे डिसीजन नोड है। ये 2 डिसीजन हो सकते हैं, या तो येस होगा या नो होगा या कुछ भी हो सकता है, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्दर ये ट्री और डिवाइड हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग फिर से एक और आ जाएगा, यहाँ पे फर्दर एक और डिसीजन हो सकती है कि इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होगी या नहीं होगी, राइट। तो डिसीजन ट्री हमारा कुछ इस तरह से वर्क करता था, जो इसने फाइनल आउटपुट दी थी वो वही रहेगी। इन केस ऑफ अगर हम यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट की बात करेंगे, उसमें हमारे पास क्या होता था, मल्टीपल ट्रीज होते थे। जैसे एक ट्री मेरे पास ये है, एक ट्री मेरे पास ये है, और एक ट्री मेरे पास ये है। अब फर्स्ट ट्री ने मेरे को ये प्रेडिक्ट करना है कि ये जो आंसर आ रहा है ये रेड है या ग्रीन है, या जो भी कलर है ये रेड है या ग्रीन कलर है, या जो भी ये प्रेडिक्ट कर रहा है। तो इसमें से फर्स्ट ट्री ने प्रेडिक्ट किया कि ये रेड है, सेकंड ट्री ने प्रेडिक्ट किया ये ग्रीन है, और थर्ड ट्री ने प्रेडिक्ट किया कि ये रेड है। अब मेजॉरिटी क्या बोल रही है, 2 ट्रीज बोल रहे हैं कि रेड जो है वो 2 आ रहा है, ग्रीन जो है वो 1 आ रहा है। अब मेजॉरिटी क्या बोल रही है कि 2, तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगी, 2। तो 2 में जो 2 आ रही थी वो क्या थी, रेड। तो यहाँ पे ये क्या प्रेडिक्ट कर देगा कि ये जो है ये रेड ही है, राइट। तो डिपेंडिंग वो जो भी आपने डेटा प्रोवाइड किया। तो जहाँ पहले हम एक ट्री से पूछ रहे थे, अब यहाँ पे मल्टीपल ट्रीज हो सकते हैं, वो आपके 200 ट्रीज हो जाए, 300 ट्रीज हो जाए, दैट डिपेंड्स। अब नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल लेके देखें, अगर प्रैक्टिकली एक एग्जांपल चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं। अब इस इंटरव्यू में हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लेट से ये जो है ये आपका कैंडिडेट है, और यहाँ पे एक अब सबसे पहला केस लेके देखते हैं कि यहाँ पे एक कैंडिडेट है और यहाँ पे एक इंटरव्यूअर है। अब इंटरव्यूअर भी एक ही है, कैंडिडेट भी एक ही है। अब इंटरव्यूअर ने क्या करना है, इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है डिपेंडिंग ऑन जो भी उसका सिलेक्टिंग क्राइटेरिया है, कि उसके एजुकेशन बैकग्राउंड ये होनी चाहिए, उसके मार्क्स इतने होने चाहिए, राइट। और उसके बाद उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, जो भी उनका सिलेक्टिंग क्राइटेरिया है, राइट। उसको ये टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, इसमें वो एक्सपर्ट होना चाहिए, ये उसको मिनिमम सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। अब ये देखेगा कि इसको मेरे को सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, राइट। जहाँ पे एक ही इंटरव्यूअर है जो सिलेक्ट कर रहा है, ये क्या है हमारा डिसीजन ट्री।
अब अगर सेकंड बात करेंगे रैंडम फॉरेस्ट की, वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं ये हमारा कैंडिडेट है और यहाँ पे 3 इंटरव्यूअर हैं। अब ये 3 इंटरव्यूअर आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं। अब इसने बोला कि इसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए, इसने बोला कि इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, इसने बोला कि इसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अब 3 इंटरव्यू की यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसको रखना चाहिए नहीं चाहिए। अब मेजॉरिटी क्या बोल रही है, ये बोल रहे रखना चाहिए, ये बोल रहा रखना चाहिए। तो 2 इंटरव्यूअर ऐसे हैं जो बोलते हैं इसको रखना चाहिए और एक है जो बोलते हैं नहीं रखना चाहिए। अब मेजॉरिटी बोल रही है इसको रखना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिलेक्टेड हो जाएगा, राइट। तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर बात करेंगे यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट में XGBoost को कैसे यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे ये फर्स्ट इंटरव्यूअर है तो पहले इसका फर्स्ट राउंड आएगा, तो फर्स्ट राउंड में ये देखेगी कि इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। अब इसकी ये जो है ये आगे फीडबैक फर्दर इसको प्रोवाइड करेगी कि इसका तो टेक्निकल राउंड क्लियर नहीं हुआ और फर्दर इसका आप HR राउंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके बहुत इसके ठीक है आप एक बार लेके देख लो, इसमें एवरेज ही था टेक्निकल में, बट अगर आपको HR में लगता है सही तब आप इसको रख लो, राइट। फर्दर इसकी जो इम्प्रूवमेंट होगी वो फर्दर इसके पास जाएगी, फिर वो देखेगा हाँ कि हम दोनों की जो थी HR में भी ठीक था, टेक्निकल में भी ठीक था। अब आप इसको डिसाइड करो कि फाइनल आप क्या देखना चाहते हो कि इसमें इतना कैलिबर है या नहीं है, इसको सिलेक्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। तो एक एक करके एक की जो फीडबैक होगी वो सेकंड को जाएगी, सेकंड को फीडबैक जो होगी वो थर्ड को जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पे प्रिडिक्ट करके बताएगा, राइट। सो ये हमने एक प्रैक्टिकली सिनेरियो देख लिया जहाँ पे हम डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट को या XGBoost को हम कंपेयर कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ जहाँ पे हम इसको ये कह सकते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो बूस्टिंग क्या है, बूस्टिंग इज़ नथिंग बट एन असेंबल टेक्निक वेयर द प्रीवियस मॉडल एरर्स आर रिजॉल्व्ड इन द न्यू मॉडल। तो एक असेंबल टेक्निक है जहाँ पे प्रीवियस जो एरर आते हैं उन एरर को नए मॉडल में पास कर दिया जाता है कि ये वाले मेरे एरर आए हैं, इसको अब आप ट्यून करो, इसके जो वेट्स हैं इसको एडजस्ट करो ताकि इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो सके। So these models are added straight until no other improvement is seen. So again, the gradient boosting is a method where the new models are created that compute the error in the previous model and then the leftover is added to the final prediction. अब यहाँ पे एक इसमें जब आप XGBoost एल्गोरिदम को जब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको रिग्रेशन में या क्लासिफिकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें आप रिग्रेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और मल्टी क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लीनियर रिग्रेशन में जब आपको यूज़ करना है तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव नाम की आपकी एक आर्ग्यूमेंट होती है, उस आर्ग्यूमेंट में अगर आप रिग्रेशन लीनियर पास कर देते हैं सो दैट इज़ योर रिग्रेशन प्रॉब्लम। अगर आप वहाँ पे बाइनरी लॉजिस्टिक लिख देते हैं ये आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बन जाएगी, बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिसमें वो 2 ही चीज़ें प्रेडिक्ट करेगा, 0 या 1, राइट। अब अगर मैं मल्टी और उसके बाद सॉफ्ट मैक्स यूज़ करता हूँ, ये आपकी मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बन जाएगी जहाँ पे रिटर्न करेगा क्लास के लेवल कि लेट्स से ये आपका फ्लावर सिटोसा है, वर्सिकलर है, वर्जीनिका है। अगर आपने आइरिस डेटा सेट पढ़ा होगा तो आप इसको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मल्टी सॉफ्ट प्रॉप की बात करेंगे, यहाँ पे ये भी मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, बट ये जो प्रेडिक्ट करता है ये क्लास की प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करता है। ये बोलेगा कि 30% लगता है कि ये मेरे को सिटोसा है, या 60% लगता है कि ये मेरे को वर्सिकलर है, और 10% लगता है कि मेरे को वर्जीनिका है। तो उसमें 60% चांसेस किसके आ रहे हैं, वर्सिकलर के। तो ये बोलेगा कि जो फ्लावर है ये वर्सिकलर है इन केस ऑफ आइरिस डेटा सेट, राइट। सो ये आपका है ग्रेडियंट बूस्टिंग, कैसे ये एक्चुअल में वर्क करती है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप XGBoost को यूज़ किया जाता है विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, जिसमें डिसीजन ट्री, बैगिंग, रैंडम फॉरेस्ट बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्टिंग और XGBoost जैसी जो टर्म्स माइट भी आपको कंफ्यूज कर सकती हैं वो मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश किया है। स्टिल इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट के प्रैक्टिकल सेशंस में जहाँ पे मैं बताऊँगा कि XGBoost को आप रिग्रेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।